आप शांत हो जाओ। देखो बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में जो है यही पढ़ रहे थे कि रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण की प्रक्रिया हम देख रहे थे कि रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। यानी पुनर्योजित डीएनए का जो है, जो पुनर्योजित डीएनए निर्माण की जो प्रक्रिया है वही पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बता दिया था कि इसमें जो है इसको बनाने के लिए क्या होते हैं। पहले तो आपको बताया गया था कि इसमें कुछ टूल्स कार्य करते हैं। अरे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ औजार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसको भी बनाने के लिए हमें कुछ औजार की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया था कि हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एंजाइम का। और एंजाइम में ये बताया गया था कि मान लो कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोशिका को निकालना होगा और कोशिका को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो तोड़ने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। और एंजाइम में कौन, लयनकारी एंजाइम जो होता है। ये एंजाइम कई प्रकार के होते हैं जो अपना कार्य करते हैं। तो उसमें जो है लयनकारी एंजाइम क्या करता है कि कोशिका को निकालता है और इसे क्या करता है, तोड़ता है। और कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका को तोड़ता है। और कोशिका के अंदर जो है क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उन अनुवांशिक पदार्थों में डीएनए को छोड़कर और जो भी क्या होते हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जैसे आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको भी तोड़ने का कार्य करता है। और सिर्फ किसको छोड़ता है, डीएनए। जब डीएनए बच गया, तब डीएनए जब निकल गया एंजाइम के माध्यम से, तब आपको बताया गया था कि इसमें दूसरा कार्य क्या होता है कि अब उस डीएनए को, यानी जो हमें वांछित जीन को क्या करना होता है, निकालना होता है। वांछित या ऐच्छिक जो जीन होता है उसे हमें निकालना होता है। तो इसके लिए जो है, अब चूंकि डीएनए एक अणु है, तो अणु को काटने के लिए जिस कैंची की आवश्यकता होती है उसे आणविक कैंची कहते हैं। तो वह आणविक कैंची का काम जो है एक एंजाइम करता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है, विदलन एंजाइम होता है। क्या नाम होता है, विदलन। इसीलिए विदलन एंजाइम को बताया गया था कि क्या कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, बताया गया विदलन एंजाइम को क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर क्या होता है, जो जीन होता है, ऐच्छिक जीन होता है, उसको एक क्या करता है, काटने का कार्य करता है। अब चूंकि ये विदलन एंजाइम जो है ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज को मैंने बताया था कि एक्सोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है बेटा, कि जैसे मान लो कि कोई यहाँ पर क्या है, ये डीएनए है, अगर इसके सीधे पर क्या पाया जा रहा हो, क्या पाया जा रहा हो, जीन पाया जा रहा हो, तो ये बीच से न काटकर क्या करता है, किनारे से कटता है। और इसलिए इसको क्या कहता है, एक्सोन्यूक्लियेज कहा जाता है। दूसरा बताया गया था एंडोन्यूक्लियेज। क्या बताया गया था, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज में क्या बताया गया था बेटा कि अगर मान लो डीएनए में आपका एंजाइम कहाँ पाया, एंजाइम क्या है, ये जीन कहाँ पाया जा रहा है, बीच में। तो ये किनारे पर, सिरों पर न काटकर कहाँ काटता है, बीच में काटता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूको इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब इंडोन्यूक्लियस को हम देखते हैं कि इंडोन्यूक्लियस क्या है बेटा। देखो बताया गया इंडोन्यूक्लियस जो है ये कई प्रकार का होता है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट प्रकार होता है। क्या बताया गया बेटा कि इंडोन्यूक्लियस जो है, ये इंडोन्यूक्लियस कहाँ पे काटता है, बीच वाले भाग काटता है। ये इंडोन्यूक्लियस बताया गया कई प्रकार का होता है, लेकिन उसमें एक विशिष्ट प्रकार होता है, जिस प्रकार को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियस, यानी प्रतिबंधक इंडोन्यूक्लियस इसको कहा जाता है, जिससे आरी से भी हम क्या करते हैं। इसकी खासियत क्या होता है बेटा कि यह क्या करता है, जो इंडोन्यूक्लियस है इसमें एक ये विशिष्ट प्रकार जो होता है, ये करता क्या है, एक विशिष्ट अनुक्रम को काटने का कार्य करता है। तो जिस विशिष्ट अनुक्रम को वो काटता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीडर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीडर्मिक। पॉलीडर्मिक होता क्या है, पॉलीडर्मिक शब्द क्या है, जैसे पॉलीडर्मिक का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा शब्द जिसको राइट से पढ़े या लेफ्ट से पढ़े, दोनों का अर्थ क्या हो, एक ही आता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जैसे पापा अगर हम लिखे हुए हैं तो इधर से भी पढ़े पापा, अगर हिंदी में जैसे पापा लिखा हुआ है तो उल्टा भी पढ़ेंगे और सीधा भी पढ़ेंगे तो क्या पाएगा, पापा आएगा। मलयालम है
तो उल्टा भी पढ़ेंगे और सीधा भी पढ़ेंगे तो क्या आएगा? मलयालम ही आएगा। फिर नितिन लिखा हुआ है तो उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें तो क्या आएगा? नितिन ही आएगा। तो जो ऐसे अनुक्रम होते हैं जिसका लेफ्ट या राइट एक ही जैसा होता है, तो ऐसे अनुक्रमों को ये काटने का क्या करता है? कार्य करता है। अब चूंकि ऐसे अनुक्रम कैसे होते हैं तो जानते हो आप कि जैसे कि ये हमारा डीएनए है, क्या है? डीएनए। ये डीएनए होता है ना, जैसे ये डीएनए होता है तो ये डबल एचकी होता है बेटा। क्या होता है? डबल एचकी। अगर इन दोनों धागों को खोला जाए ऐसे, और देखो जितने भी डीएनए होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? फास्फेट समूह, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? पहला बताया गया फास्फेट समूह, शुगर और क्या? नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं, और इनके बीच में हाइड्रोजन बांड जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? तो जब हम इसको खोलते हैं ना, तो खोलेंगे तो देखना यहाँ पे नाइट्रोजन, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजन बेस लिया है, जैसे GAATTC, यानी ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो अगर आप जानते हो कि एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? थाइमिन के साथ कौन जुड़ता है? एडेनिन, और साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है? ग्वानिन, और ग्वानिन के साथ क्या जुड़ता है? साइटोसिन। तो यहाँ पे ग्वानिन है तो इसके नीचे क्या जुटेगा? साइटोसिन। यहाँ एडेनिन है तो नीचे क्या जुटेगा? थाइमिन। यहाँ पे एडेनिन है तो क्या जुटेगा? थाइमिन। और यहाँ पे थाइमिन है तो उसके नीचे क्या जुटेगा? एडेनिन। और यहाँ पे थाइमिन है तो क्या जुटेगा? एडेनिन। फिर यहाँ साइटोसिन है तो क्या जुटेगा? ग्वानिन। अब चूंकि इधर से पढ़ रहे हैं तो GAATTC आ रहा है। अब ये आप राइट से पढ़ रहे हो ना, अब इधर नीचे से लेफ्ट से पढ़ो, ये भी क्या जाएगा? GAATTC। देख रहे हो दोनों अनुक्रम एक जैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे अनुक्रमों को वह चिन्हित करके क्या करता है? काटता है। यहां तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या कर दिया था? बताओ। आज हमें देखना था, आज हमको पढ़ना था कि जो रेस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियस है बेटा, इसके 7 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु हैं? 7 बिंदु। यानी ये जो रेस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियस है, इसके 7 बिंदुओं को हम देखते हैं। पहला बिंदु जो है बेटा, इसका हम कितने बिंदु है बेटा? इसके कुल 7 बिंदु हैं। 7 बिंदु। हाँ देखो बताया जा रहा बेटा, जो रेस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियस है इसको हम 7 बिंदुओं से समझने का कार्य करेंगे। पहला जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने किया। तो देखो इसको बताया गया था कि इसकी सर्वप्रथम खोज स्मिथ महोदय ने किया था। और कब किया था? 1963 में किया था। और कैसे किया था इसको आगे मैं बताऊँ, ठीक ना? अभी इतना समझो। दूसरा जो है, जो रेस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बेटा, ये डीएनए के क्या करता है? जो डीएनए होता है उसके विशिष्ट अनुक्रम को काटता है। क्या करता है? विशिष्ट अनुक्रम को काटता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पॉलीडर्मिक कहते हैं। और इसमें जो होते हैं, यानी इस पॉलीडर्मिक जो होता है, अरे पॉलीडर्मिक इसी को कहते हैं, यानी ये विशिष्ट अनुक्रम है, इसी अनुक्रम को काटता है। तो इसके जो पॉलीडर्मिक होते हैं, इसमें बेस पेयर जो होता है, नाइट्रोजन क्षार का जो क्या होता है? जोड़ा होता है। ये न्यूनतम कितने हो सकते हैं? बेस पेयर 4 हो सकते हैं, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। यानी 8 और 4 के बीच में बेस पेयर को ये क्या करता है? काटने का कार्य करता है। जैसे देखो इसमें बेस पेयर अगर हम देखें तो इसमें बेस पेयर देख रहे हो, एक ये हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये 2, और ये क्या हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 4, और ये क्या हो गया? 5, और इसमें कितना बेस पेयर पाया जा रहा है? 6। तो इसमें बेस पेयर संख्या कितनी हो गई? 6 हो जा रही है। इसमें बेस पेयर देखें तो एक बेस पेयर ये बन रहा है, और एक बेस पेयर क्या बन रहा है? ये बन रहा है, और एक बेस पेयर कौन बन रहा है? ये। इसमें कुल कितने बेस पेयर हैं? 4। तो मैंने बताया इसमें अगर बेस पेयरों की संख्या हम देख रहे हैं तो इसमें कितने पाए जा रहे हैं? 4। इसमें देखते हैं तो ये कितना है बेटा? इसको देखो, ये क्या हो गया?
1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बेस पेयर हो गए? बेस पेयर की संख्या कितनी हो रही है? 8। यानी कहने का मतलब है जो ये पॉलीटॉर्मिक अनुक्रम को जो काटता है वह अधिकतम 8 को काटता है और न्यूनतम कितने को काटता है? 4। इसके बीच में 6 भी हो सकता है, ठीक ना, 7 भी हो सकता है, ठीक ना, या 5 भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये दिमाग में। तीसरा क्या है, मैंने बताया कि जो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बेटा वह क्या करता है, आपको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है, यानी आणविक कैंची भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये ही क्या करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। तो ये डीएनए को इसका क्या करता है, डीएनए के काटने का काम करता है, इसलिए इसको आणविक कैंची कहा जाता है। चौथा देख लो, चौथा बताया क्या कि जो ये रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बेटा, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये सिर्फ बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। अब क्यों बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, क्यों नहीं इसको जो है वायरस से प्राप्त किया जाता है या कवक से प्राप्त किया जाता है, तो इसको मैं आगे बता दूंगा। पहले आप इतना सिंपल से समझ लो कि क्यों इसको सिर्फ किससे प्राप्त किया जाता है। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त किससे किया जाता है, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। इसमें कवक या विषाणुओं का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज तक कितने रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हो चुकी है, तो 900 से ज्यादा हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 900 से ज्यादा हो चुकी है। इसको खोजने में आज तक कितने बैक्टीरियाओं का सहारा लेना पड़ा, तो 250 बैक्टीरिया के प्रभेद से। प्रभेद समझते हो आप लोग? 11 में मैं आपको पढ़ाया था एस प्रभेद, आर प्रभेद, शायद आप लोगों को याद हो। प्रभेद का मतलब होता है, नए प्रभेद समझ में आता है तो प्रभेद को समझ लो बैक्टीरियों के प्रकार से। यानी आज तक कितने प्रकार के बैक्टीरियों का यूज हो सका? 250 बैक्टीरियों के प्रकार का क्या किया गया है, यूज करके क्या बनाया गया है, 900 से ज्यादा रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का को बनाया गया है, खोजा जा चुका है, ठीक है ना। छठवां देख लो, छठवां इधर देखो बताया जा रहा है कि आरई जो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बेटा, जो जैव प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग में लिया जाता है, वे पॉलीडर्मिक अनुक्रम को बीच में थोड़ा दूरी पर काटता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, ये किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हमारा डीएनए है जो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मान लीजिए जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये क्या करता है, इसके बीच में एक कट लगाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया, कट लगा दिया, तो कट लगाएगा तो यहाँ के आसपास के हाइड्रोजन बांड को ये देख रहे हो यहाँ से अंदर घुसा, और ये आसपास के हाइड्रोजन बांड को क्या कर देगा, तोड़ के, और फिर ये यहाँ पर क्या करेगा, कट लगा देगा। क्या कर देगा, कट लगा देगा, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया कि ये उसका क्या प्लाज्मिड है, इसको हमने देखा कि यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रवेश किया, यहाँ पे कटना, और यहाँ के हाइड्रोजन बांड को तोड़ते तोड़ते और यहाँ पे आकर क्या कर दिया, कट लगा दिया। तो यानी कहने का मतलब है कि जब जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग में लिया जाता है तो ये क्या करता है, पॉलीडर्मिक अनुक्रम को बीच में थोड़ा दूरी पर दे रहा है ना, बीच में थोड़ा दूरी पर क्या करता है, काटने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई। और लास्ट पॉइंट इसका है कि जो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बेटा, ये पहले फास्फोडाइएस्टर यानी जो डीएनए होता है, डीएनए किससे जुड़ा होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और प्लस किससे, उसमें फास्ट देखो 3 चीजों से मिलकर हमारा डीएनए बना होता है। एक होता है फास्फेट समूह, दूसरा क्या होता है, शुगर होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है नाइट्रोजन बेस होता है। इतने चीजों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा डीएनए बना होता है। तो अब जो है ये क्या कर रहा है कि जो उसमें किसके बीच में, फास्फोरस यानी फास्फेट समूह और शुगर के बीच में, ध्यान देना इधर, फास्फेट समूह और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये पहले उसको होता है, और फिर जो है जो नाइट्रोजन बेस होते हैं दो, जैसे देखो यहाँ देखना, ये हमारा क्या है,
मैंने बताया कि अभी मैंने बताया कि ये हमारा डीएनए है। क्या है? डीएनए है। तो ये डबल रह चुकी है कि नहीं है? देख रहे हैं, दो धागों इसके जैसे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों के बीच में जो है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पे बीच बीच में क्या होते हैं, ये देख रहे हो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और वो नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देख लेना, एडेनिन, नोट करना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और यही अब एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? थाइमिन। और थाइमिन के साथ कौन जुड़ता है? ग्वानिन। साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। यही आपको बताया गया ना। तो ये जब जुड़े होते हैं ना, देखना, अगर यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे क्या है? एडेनिन है, यहाँ पे क्या है? ग्वानिन है, और यहाँ पे क्या है? थाइमिन है। अगर इस वाले रस्सी में देखो, इस वाले रस्सी में यहाँ साइटोसिन है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है और यहाँ थाइमिन है, तो इधर कौन सा जुड़ा होगा? यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? ग्वानिन। और यहाँ पे एडेनिन है तो क्या जुड़ा होगा? थाइमिन। यहाँ ग्वानिन है तो क्या जुड़ा रहेगा? साइटोसिन। और यहाँ पे थाइमिन है तो क्या? एडेनिन। अब ये हाइड्रोजन बांड एक दूसरे से इसको क्या किए रहते हैं? जोड़े रहते हैं। ठीक है ना? तो यानी पहले ये क्या करता है कि ये फास्फोडाई एस्टर बांड को तोड़ता है, और उसके बाद से किसको तोड़ता है? देख रहे हैं बीच में हाइड्रोजन बांड हुआ है, ये ना है, इसको क्या कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है? अब कैसे ये इसका डाई, ये देख लो क्या होता है फास्फोडाई एस्टर बांड। और डीएनए के बारे में आपको ये बातें नहीं समझ आ रही थी, एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, आप लोग डीएनए चैप्टर पढ़े हो, डीएनए चैप्टर में बताया भी गया है कि जो हमारे शरीर में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, जो एक पीढ़ी से क्या होता है दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मिस्टर, उन्होंने किया था। और उस पदार्थ का नाम दिया था वंशागतिक का आधार, उन्होंने वंशागतिक का इसका आधार माना था। और इन्होंने इस पदार्थ का नाम क्या दिया? न्यूक्लिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक नाम दिया था। अब चूंकि ये न्यूक्लिक दो प्रकार के उन्होंने माना, एक को डीएनए माना और दूसरे को क्या माना? आरएनए माना। जो ये आरएनए और डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला होता है। यानी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? बना हुआ होता है। पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। किसको समझेंगे? न्यूक्लियोटाइड। जो देखो, जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वह 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? एक तो होता है पेंटोज शर्करा। क्या होता है? पेंटोज शर्करा। प्लस, ध्यान देना, बताया गया कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी छाप और फास्फेट समूह से बना हुआ है। यानी प्लस नाइट्रोजनी छाप, नाइट्रोजनी छाप और प्लस क्या? फास्फेट समूह। इन 3 चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। इसको लिख लेना भाई, कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी छाप और फास्फेट समूह से मिलकर क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड बना। ठीक है? मैंने क्या बताया कि जो है न्यूक्लियोटाइड मिलकर किससे बना हुआ है? इतने चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। अब चूंकि बहुत सारे, हमको तो आना है न्यूक्लिक अम्ल पर कि न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या है? डीएनए या आरएनए। हमको डीएनए के बारे में जानना है। तो अब हमने बताया कि पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी छाप और फास्फेट समूह
मिलकर क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं बेटा, तो इन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, यानी डीएनए का निर्माण करते हैं या आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो, अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड को देखना होगा तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ा होता है, एक फास्फेट समूह होता है, इस फास्फेट समूह के साथ जो है एक जो है शर्करा जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, और एक शर्करा के साथ जो है एक नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस कौन से है बेटा, तो मैंने बताया अभी कि डीएनए में नाइट्रोजनी बेस 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और आरएनए में क्या होते हैं, बस एक ही अंतर होता है, थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। तो अब यहाँ नाइट्रोजन बेस है, तो देख रहे हो ना कि ये एक जो है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे देखो आपके हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे मान लो कैसे जुड़ा होता है हमारा डीएनए, कैसे बना होता है, देखो ये क्या है, फास्फेट है ना, तो फास्फेट किससे जुड़ा होता है, शुगर से, और ये भी फास्फेट शुगर से, फिर ये क्या होता है, इससे जुड़ा होता है, फिर ये क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है, फिर ये क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है, फिर ये ऐसे जुड़ा होता है, फिर ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है ना। ऐसे जो है एक लंबी क्या होती है, श्रृंखला होती है। ये एक एक क्या है, इधर देखो, अब प्लस इसके साथ क्या जुड़े होते हैं बेटा, नाइट्रोजनी बेस जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजन। ये देखो एक चीज ध्यान रखना, जब हमने रस्सी को खोला, जब रस्सी को खोला उसमें दो, अरे हमारे डीएनए की 2 रस्सियां होती है ना, तो एक रस्सी में इस तरह की हमें क्या होती है, संरचना मिलती है। यानी ये एक फास्फेट जो है, फास्फेट किससे, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होता है। तो हर इसमें भी होता है। अब दूसरे वाले रस्सी को भी देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, कुछ इसी तरह की संरचना होगी। तो यहां पे संरचना कुछ इसी तरह का होता है, ध्यान रखना। यहां पे शुगर, यहां पर भी क्या शुगर, यहां पर भी शुगर, यहां पर भी शुगर। ये इससे क्या हुआ है, देख रहे हो, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है। अब एक चीज इधर भी क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी बेस। तो अब नाइट्रोजनी बेस इधर भी जुड़ा हुआ है। अब ये नाइट्रोजनी बेस, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजनी बेस लिख दिया है, तो अब इसको हम हटा देंगे। और नाइट्रोजनी बेस कितने हैं, 4 है ना डीएनए के। कौन कौन सा है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो यहाँ पर एडेनिन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा होगा बेटा, थाइमिन होगा, इसके सामने क्या होगा, एडेनिन होगा, इसके साथ क्या होगा, ग्वानिन, और इसके साथ साइटोसिन। देख रहे हो। अब ये बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, यानी हाइड्रोजन के डबल, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, आप बराबर बराबर जगह पर कर लेना, ठीक है ना। तो ये इसके साथ देख रहे हो ना। तो मैंने बताया कि ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ना, ये वाला बॉन्ड जो क्या है, फास्फेट समूह और पेंटोज शर्करा से जो जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये मैंने लिखा हुआ है कि ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है। तो ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इधर भी ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, इसको क्या कहा जाता है, डाई, यहाँ कर लेते हैं डाइएस्टर बॉन्ड। और ये वाला बीच वाला क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया, ये बात समझ में आया। यानी जो हमारा डीएनए है, डीएनए 2 रज्जु में होता है। हमने दोनों रस्सियों को क्या किया, खोला, तो हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा जो क्या है डीएनए है, वह किससे किससे मिलकर जुड़ा हुआ है। आपको यही बताया गया कि जब पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट मिलता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। और डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें क्या क्या मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड की, फास्फेट समूह है, पेंटोज शर्करा है और नाइट्रोजन बेस है।
तो ये इस तरह से मिलकर ये खूब लंबा रस्सी बना होगा, और उन सब में क्या, जैसे यहाँ एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन आया, ऐसे ये लाइन से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमने निकाला, तो इसमें इस वाले जो बांड से ये जुड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अरे फास्फोडाइएस्टर बांड कहते हैं। और ये जो दोनों एक साथ जुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बांड करते हैं। तो ये रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जब तक इनको तोड़ेगा नहीं, इस बांड को नहीं तोड़ेगा और इस बांड को नहीं तोड़ेगा, इसमें ये बांड है ना, देख रहे हो ना, तो इनको तोड़ेगा नहीं तो अंदर कैसे प्रवेश करेगा, वो रुकावट है ना। तो इनको क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता था, यानी कार्य करता है, यही हमको क्या करना था, समझाना था। तो ये हमारे कुल कितने बिंदु है, 7, ठीक है ना। अब अगले बिंदु